हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं आपकी दोस्त हीना वर्मा और मैं आपकी दोस्त के साथ साथ अब आपकी टीचर भी हूं। तो अब आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगी। और साथ ही साथ अगर आप कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उस चैप्टर पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने नए चैप्टर को। और ये चैप्टर है इंग्लिश की एनसीईआरटी जो क्लास 8th की है। ठीक है, इट्स सो हैपन का ये चैप्टर है और चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, दैट इज द ट्रेजर विद इन। अब ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसका जो टाइटल है वो हमें क्या कह रहा है। तो टाइटल हमें कह रहा है द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और विद इन मतलब हमारे अंदर। तो हमारे अंदर का खजाना इज ट्रेजर विद इन। तो क्या कोई हमारे अंदर एक खजाना भी है क्या जो हमें नहीं पता। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में होता क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Before you read, every child is a potential achiever and is different from the other child in his or her style of learning and area of interest. एनसीईआरटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एनसीईआरटी हमें कुछ जो है कुछ कोटेशंस देती है या कुछ सवाल हमसे पूछती है। यहाँ पर इन्होंने सवाल तो नहीं पूछा लेकिन ये हमें बता रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं कि जो हर एक चाइल्ड है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो बैक बेंचर हो या कुछ भी हो, अगर उस स्टूडेंट को, उस चाइल्ड को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए कि किस डायरेक्शन में उसको वर्क करना है आगे और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो हर चाइल्ड अपने आप का गोल अचीव कर सकता है। ठीक है, फिर आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं बहुत आराम से। Read the interview that follows. It is based on a conversation between Miss Belaraj, editor of Spursh, a newsletter from the Resource Center, The Valley School, Bangalore. यहाँ पर जो है ये इस चैप्टर में हो रहा है इंटरव्यू और ये इंटरव्यू जो है ये रियल लाइफ इंटरव्यू है। इस चैप्टर में जिस बंदे का इंटरव्यू हो रहा है उनका नाम है हफीज कॉन्ट्रैक्टर एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स। अब ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जो इंटरव्यू हो रहा है वो ले रही है एक एडिटर जो स्पर्श की है। ठीक है, एडिटर ऑफ स्पर्श। ठीक है, वहां की एडिटर है वो इंटरव्यू ले रही है हफीज कॉन्ट्रैक्टर का। और वो जो है ना हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इनका इंटरव्यू क्यों हो रहा है क्योंकि ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग क्या है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट वो होता है जो इंसान घरों को डिजाइन करता है, मॉल्स को डिजाइन करता है, हॉस्पिटल्स को डिजाइन करता है या बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, इन सबको डिजाइन जो करता है, जो उन्हें प्रॉपर शेप देता है, प्रॉपर उनका सारा डिजाइन बनाता है कि किस तरह से दरवाजा कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगी, कैसे आना है, सीढ़ियां कहाँ पर होंगी, ये जो काम है ये आर्किटेक्ट का होता है। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर जिनका यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वो एक आर्किटेक्ट है और बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट है। तो उनका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है मिस बेलाराज जो एडिटर है स्पर्श की। ठीक है, और ये कौन है? ये है हफीज कॉन्ट्रैक्टर। अब आर्किटेक्ट जो सारा कुछ डिजाइन करता है, तो आर्किटेक्ट बनना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है आर्किटेक्ट कोई छोटी मोटी चीज है, ऐसे ही घर बना के हम भी ड्राइंग कर लेंगे, तो वो नहीं है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा जो है माइन्यूट चीजों पे काम करता है, बहुत ही ज्यादा उसमें मेजरमेंट वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पार्ट 1। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज कॉन्ट्रैक्टर जब अपने स्कूल लाइफ में थे तो बहुत ही ज्यादा उदास रहते थे या खुश नहीं थे। किस चीज से खुश नहीं थे? स्कूल जाने से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब कोई खुश नहीं होता और उसको स्कूल जाना पड़ता है तो वो खुश क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पढ़ाई ही समझ नहीं आती है ना। तो वो जाना नहीं चाहते थे, वो खुश नहीं थे स्कूल जाने के लिए। He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें जो है उन्हें मजा आता था क्या करने में, वैसे बाकी सब चीजें करने में मजा आता था, लेकिन जब वहां पे मैकेनिकल लर्निंग की बात होती थी तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को ना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। अब ये मैकेनिकल लर्निंग क्या होता है? मैकेनिकल लर्निंग ये होता है कि जब आपको नंबर्स का यूज करना हो
फॉर्मूलाज का यूज करना हो या किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज का यूज करना हो और उसी को सॉल्व कर करके आगे आपका काम बने, तो उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल लर्निंग। तो उन्हें वो मैकेनिकल लर्निंग पसंद नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स गेव हिम दी शिवर्स। और जब आती थी मैथमेटिक्स की, मैथ्स की, तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को मैथ से इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि जैसे वो कांप पड़े, है ना, मतलब बहुत ज्यादा घबराते थे वो मैथमेटिक्स से। ठीक है, What his principal once said to him influenced him deeply. लेकिन एक बार क्या हुआ, हफीज कॉन्ट्रैक्टर को उनके प्रिंसिपल ने बुलाया और उन्हें कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से हफीज कॉन्ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए। अब हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको हम क्या करते हैं, जिससे हम मोटिवेशन लेते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, या जो हमें अगर कोई भी अगर हमारा रिलेटिव वगैरह भी है, अगर कोई हमें ऐसी एडवाइस दे दे जिससे हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन में वर्क करने लग जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उनके, उन्होंने इन्हें एक डायरेक्शन दी कि भाई अब जो काम है ना, अब तुम चुपचाप काम करने में लग जाओ, बहुत ज्यादा हो गई खेल कूद मस्ती वगैरह, अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ऐसा काम किया था उनके प्रिंसिपल ने, बट वो आगे चैप्टर में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी स्कूल बॉय थे। नेक्स्ट, हफीज कॉन्ट्रैक्टर। I used to have this terrible nightmare, only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. Okay. ठीक है, हमारी स्लाइड। तो यहाँ पे बोलता है हफीज कॉन्ट्रैक्टर जब है वो सीधा सामने से बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे को ना इतना मैथमेटिक्स से डर लगता था कि रात को ना मुझे टेरिबल नाइटमेयर आते थे। टेरिबल बहुत भयानक, नाइटमेयर सपने, तो उन्हें बहुत ज्यादा भयानक सपने आते थे। और वो सपने किस चीज के आते थे? Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. और वो कहते हैं अब बस 4-5 सालों से ना मुझे वो ऐसे सपने नहीं आने लगे खतरनाक वाले, लेकिन वरना मुझे ना बहुत खतरनाक सपने आते थे। अब कौन से खतरनाक सपने आते थे वो देखेंगे। बेलाराज, what nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? तो बेलाराज बोलती हैं आप किस नाइटमेयर, किस खतरनाक सपनों की बातें कर रहे हैं और क्यों आपको अब ये लगता है कि अब 4-5 सालों से आपको वो सपने आ नहीं रहे हैं? तो देखते हैं ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं। I used to get continuous nightmares about appearing for a maths exam where I did not know anything. क्या बोलते हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर, बोलते हैं मुझे सपने आते थे कि मैं ना मैथ्स एग्जाम में बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे मैथ्स का पेपर दे दिया है और मुझे कुछ भी नहीं आता। तो क्या होता है, बंदा डर जाता है। किसी किसी को क्या होता है, कुछ कुछ चीजों से बहुत डर लगता है। ठीक है, ऐसे ही मेरी एक बहन है, ठीक है, मेरी दीदी है, उनको भी अभी तक अगर जैसे किसी दिन उनका बहुत मूड खराब होता है वो और वो सोती है, तो उनको भी नाइटमेयर्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वो मैथ्स के पेपर में बैठी होती हैं, उनको कुछ नहीं होता, वो फेल हो जाती हैं, ये वो। तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको इतना ज्यादा फोबिया हो जाता है किसी चीज का कि उनके सपनों में भी वही आ रहा होता है। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी यही हो रहा था और उन्हें लगता था कि वो मैथ्स के एग्जाम में बैठे हैं और उन्हें कुछ नहीं आता। नाउ दी साइके मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। अब वो बोलते हैं कि जो साइके है ना, अब वो मस्ट गॉटन ओवर इट हो गई। अब इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं लेकिन अब जो है वो साइके मतलब जो मेरा माइंड सेट है वो अब वहां से मतलब खत्म हो गया, चला गया वहां से, उस फेज को मेरे माइंडसेट ने पार कर लिया है। I don't have to think about the education and there is absolutely no time for getting nightmares. अब वो बोलते हैं कि अब मुझे एजुकेशन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है और अब मेरे पास जो भयानक सपने हैं ना उनके लिए टाइम भी नहीं है। मतलब मैं बहुत ज्यादा बिजी इंसान हो चुका हूँ और अब जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मेरा पुराना एजुकेशन वाला फेज चला गया है और अब मुझे वैसे सपने नहीं आ रहे। ठीक है, बेलाराज, Tell us something about your earliest memories in the school. बेलाराज बोलती है अच्छा एक चीज बताओ, आपसे हम स्टार्टिंग करते हैं इंटरव्यू की, लेकिन आप मेरे को बताइए कि जब आप स्कूल लाइफ में थे तो आपकी सबसे ज्यादा जो मेमोरीज थी स्कूल की स्टार्टिंग में वो कैसी थी? तो अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बोलते हैं इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो जब मैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास में था ना तो मैं बहुत अच्छा बच्चा था। ठीक है, तो तब तक जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते थे। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट द इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। कहते हैं लेकिन जब मैं तीसरी क्लास में आया ना, थर्ड क्लास में, तो मेरा सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया पढ़ने में और उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की एंड आई नेवर स्टडीड।
आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मुझे जो था पढ़ाई में मजा ही नहीं आता था। मुझे अब मजा आता था कि मैं घूमूं फिरूं, खेलूं कूदूं, दूसरों के साथ प्रैंक्स करूं, मजाक करूं, है ना। तो ये सब चीजों में उन्हें मजा आ रहा था और पढ़ाई में मजा नहीं आता था। आई वुड कॉपी इन दी क्लास ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम्स। और कहते थे जब भी एग्जाम होते थे, क्योंकि स्टडीज उन्होंने छोड़ी नहीं थी, मतलब स्कूल तो वो जा ही रहे थे बट पढ़ नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला जब भी स्कूल में पेपर होते थे ना, एग्जाम होता था, तो मैं ना कॉपी करता था। यहाँ पे मैं मिस्टर बीन वाली आपके लिए फोटो भी लेकर आई हूँ जिसमें वो कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that I had been taught to me in class, ठीक है, that had been taught to me in class। यहाँ पे बोल रहे हैं, कहते हैं कि मेरे पास में काश ऐसा होता कि मेरे पास जो है ना एग्जामिनेशन पेपर मिल जाता, फिर मैं उसे पढ़ लेता तो मैं कर लेता, क्योंकि आज जो भी मेरे को पढ़ाया जाता था ना स्कूल में, या बाकी बाकी भी अगर जैसे वो कभी ट्यूशन वगैरह ले रहे हो, तो मुझे ना कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे सिर्फ ना याद रहता था 2 दिन तक। अगर आप मेरे से आज आपने मेरे को पढ़ाया और परसों तरसों अगर आपने मेरे से पूछ लिया ना, तो मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं तो भूल जाता हूँ 2 दिन बाद, ठीक है। तो ये थी हफीज कॉन्ट्रैक्टर की अभी तक की स्टोरी। उसमें क्या था, हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो खुश नहीं थे स्कूल जाने से। उन्हें क्या होता था, नाइटमेयर आते थे कि वो मैथ्स के एग्जाम में है और वो वहां पे मतलब उन्हें एग्जाम में कुछ आता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." अब एक बार जब वो 3rd क्लास से अब सीधा वो 11th क्लास पे तक की स्टोरी को जो है वो छोड़ देते हैं, और 11th क्लास में जब वो आते हैं तो उनके टीचर जो है, मतलब उनके जो प्रिंसिपल हैं, वो उन्हें बुलाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल रूम में बुलाया प्रिंसिपल ने, और प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल ने कहा, "लुक हियर सन, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। मैं तुम्हें जिस दिन तुम पहली बार मेरे स्कूल में पढ़ने आए थे ना, उस दिन से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई ही नहीं की। अब ये प्रिंसिपल ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल को पता ही होगा, मतलब प्रिंसिपल को ये पता था कि भाई ये बंदा पढ़ता नहीं है, ये चीटिंग वीटिंग करके पास हो जाता है, बाकी इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, वैसे ही अच्छा बच्चा है, इतना गलत इंसान नहीं है। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे। प्रिंसिपल बोलते हैं मैंने तुम्हारा अभी तक ध्यान रखा है आज तक, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ध्यान रखा है से क्या मतलब है, मतलब प्रिंसिपल जो है वो भी उन्हें पता है कि हाँ ये चीटिंग करता है और इसे पास कर देते हैं, क्योंकि जब 10th मतलब 8th और 10th के आसपास क्या होता है, स्कूल वालों के हाथों में होता है सब, है ना। अगर वो चाहे तो वो पास कर सकते हैं बच्चे को। अब खैर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो 10th है वो सीबीएसई बोर्ड हो जाता है ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे 11 12th में सीबीएसई बोर्ड वगैरह होगा कुछ, तो वो बोलता है कि 11 तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान रख लिया, पर अब जो है वो तुम्हें खुद जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी और खुद पास होना पड़ेगा। अब जो स्कूल है उसका कोई रोल नहीं है तुम्हें पास करवाने में, ओके। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता, सो यू डू इट योरसेल्फ, इसलिए अब तुम्हें जो करना है वो खुद करना है। He talked to me for 5 minutes. प्रिंसिपल ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से 5 मिनट तक बात करी। You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. प्रिंसिपल जो है वो उन्हें ना कुछ ऐसी हार्ट टचिंग सी चीज बोल जाते हैं जो ऑब्वियसली किसी को भी बुरी लग जाएगी। और वो क्या बुरी लगती है, वो चीज होती है ट्रुथ, है ना। जो सच्चाई होती है वही तो कड़वी होती है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो है, उन हफीज कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे पापा तो नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, अभी तक तुम्हारी जितनी भी फीस है वो तुम्हारी मम्मी ने दी है, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करके, मेहनत करके लाइफ में, लेकिन तुमने उस फीस का यूज नहीं करा, तुमने कोई स्टडी नहीं करी, और सिर्फ तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेलने में था। तो ये एक सच्चाई प्रिंसिपल ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर को दिखाई। आगे, नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। लेकिन अब वो बोलते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब से ना तुम ध्यान रखना और स्टडी करने लग जाओ। अब जो हो गया वो हो गया, अब से अपने आप को फोकस कर लो। आगे, आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं जो था
अब वो प्रिंसिपल से नहीं बोल रहे, वो वैसे ही बेला राजा को बता रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वैसे मैं स्टडी नहीं करता था, लेकिन ना मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मुझे क्रिकेट वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मेनी ईयर्स। जो ये है हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ये सीनियर चैंपियन रहे हैं बहुत सालों के लिए। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और ये अपने स्कूल की जो टीम थी उसमें भी ये क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, तो क्रिकेट टीम में क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, हर गेम ये वो खेलते थे, जरूरी नहीं है सिर्फ क्रिकेट ही खेलेंगे। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट टू द फील्ड आउट ऑन टू द फील्ड। तो ये बोलते हैं लेकिन उस साल जब प्रिंसिपल ने बोला 11th स्टैंडर्ड में कि अब हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकते, तो अब क्या हुआ, हफीज कॉन्ट्रैक्टर सीरियस हो गए। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए प्रिंसिपल की बातों से। तो उन्होंने क्या करा, वो 1 साल तक प्ले करने ही नहीं गए, बाहर जो है खेलने ही नहीं गए। मतलब अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना सारा ध्यान जो है वो फोकस करने में, पढ़ाई करने में लगा दिया। आगे, I would go for the prayers and all I would do was eat and study. मतलब वो प्रेयर करने जाते थे, जैसे हम भगवान के दर्शन वर्शन करने मंदिर वंदिर जाते हैं, तो ऐसे ही वो जाते थे और सिर्फ खाना खाते थे और सोते थे और पढ़ते थे। ठीक है, इनका क्या काम था, प्रेयर करने जाओ, खाना खाओ और स्टडी करो और उसके बाद सो जाओ, ऑब्वियसली, है ना। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। वैसे अभी तक की जो थे ये सिर्फ क्या करते थे, कॉपी करते थे, चीटिंग कर ली और उसके हिसाब से ही ये पास हो जाते थे। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। लेकिन उन्हें फिर रियलाइज होता है कि जब 11th के बाद ये SSC में जाएंगे तो क्या होगा, तो ये वहां पे चीटिंग नहीं कर सकते। तो अब उन्हें रियलाइज हो गया कि चीटिंग तो नहीं कर सकता, तो अब तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, sorry. When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." अब यहाँ पर जब 11th में सब कुछ 1 साल के लिए उन्होंने छोड़ दिया, वो पढ़ने के लिए बस लग गए और उन्होंने खेल कूद नहीं किया, तब जाके जब उनका SSC का एग्जाम हुआ तो उसके अंदर उनके 50% मार्क्स आए, जिसको हम सेकंड क्लास मार्क्स बोलते हैं। अब जब वो मार्क्स आए तो प्रिंसिपल ने उन्हें दोबारा बोला, उन्होंने बोला कि तुम बेटा ये सोचो कि ये भी तुम्हें डिस्टिंक्शन मिली है। ठीक है, डिस्टिंक्शन मतलब ऐसे ही बस तुम पास हो चुके हो, वैसे अगर तुम कुछ और बड़ा करना चाहते हो तो आपको जो है वो ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को DU में एग्जाम मतलब एडमिशन लेना है तो क्या होगा, 99.9 परसेंटाइल मार्क्स आने चाहिए, इतने मार्क्स आने चाहिए। किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो ऐसे मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो प्रिंसिपल ने बोला 50% लाए हो, इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, सोचो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिली है। ओके ओके, दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। ये कहते हैं यही मेरी जो है स्कूल डेज की मेमोरी है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत कुछ और भी किया, मतलब बहुत ज्यादा शैतानियां वैतानियां की, क्योंकि खेल कूद ही कर रहे थे, है ना, पढ़ाई तो कर नहीं रहे थे। सी as far as my things are concerned, I can't remember. I forgot things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. अब ये बोलते हैं कि देखो, मैं हर चीज कर लेता हूँ, लेकिन ना मेरी ना मेमोरी में ऐसा है कि मैं अगर कोई चीज पढ़ने लगता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चीजों को ना एक फोटोग्राफ की तरह देखता हूँ। ठीक है, मतलब आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसे लर्न नहीं कर रहे, राइट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, उसकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी बना रहे हो। जैसे अगर अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप एक उसको वीडियोग्राफिक मेमोरी बना लोगे। अगर आपका एग्जाम में पेपर आ गया एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ प्रिंसिपल ने जो है हफीज कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला था, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ मैम ने बोला था कि ये जो है उनके फादर नहीं है और मम्मी ने बहुत ज्यादा मदद करी है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा है और तब जाके उनकी फीस पे करी है, लेकिन हफीज कॉन्ट्रैक्टर तब भी सिर्फ मजे करने में, खेलने में लगे हुए थे। तो याद आ जाएगा, ये आपकी होगी वीडियोग्राफिक मेमोरी। तो ये क्या करते थे, फोटोज सी ऐसे बना लेते थे अपनी माइंड में, और उन्हें वो तो समझ आता था, ठीक है, फोटो बना लेते थे, लेकिन अगर वो रीड राइट करना चाहें तो वो सब कुछ भूल जाते थे। I read a book and I can remember the matter as a photograph but not through my mind. अब वो कहते हैं कि मैं अगर कोई बुक भी पढ़ता हूँ
तो मैं उसको एज अ फोटोग्राफ याद कर सकता हूँ कि हाँ उस फोटोग्राफ के नीचे ना ये लिखा हुआ था, या उस फोटोग्राफ के साइड में ये लिखा हुआ था, लेकिन मैं उसे माइंड से नहीं याद कर पा रहा, मैं सिर्फ फोटो बना के इमेजिन करके ही उसे याद कर पाता हूँ। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और इसी तरह से मेरा जो है वो चलता है, मुझे ऐसे लर्न वन नहीं होता। बेलाराज बोलती है, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? बेलाराज बोलती है, अच्छा जब तुम अच्छा नहीं कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे या ये सब कर रहे थे, तो तुम्हारी टीचर्स जो है वो भी तो तुम्हें पुल यू अप करते होंगे, मतलब तुम्हें डांटती होंगी, तुम्हें कोसती होंगी, तब तुम्हें कैसा लगता था? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग। वो कहते हैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं ना ढीठ, उन्हें कुछ भी बोल दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है बोल दो बोल दो बोल दो, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो ऐसे ही हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। मुझे कभी कुछ बुरा ही नहीं लगा जब भी मेरे को डांट पड़ी। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। वो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था खेलने में कि मुझे हर हफ्ते कैनिंग होती थी। कैनिंग क्या मतलब? पनिशमेंट मिलती थी। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बोलते कि टीचर मेरे को जितना मर्जी डांट ले कोस ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था और मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेलने में था। तो हर हफ्ते मेरे को सिर्फ और सिर्फ कैनिंग मिलती थी, मतलब पनिशमेंट मिलती थी। वर्ड है कैनिंग, मतलब पनिशमेंट। बेलाराज, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? वो बोलती थी, बेलाराज बोलती हैं, कहती है अगर आपको पता है कि आपने काम नहीं किया या जो भी टीचर ने बोला वो नहीं किया और अब आपको डांट पड़ेगी, तो तब आपको कैसा लगता था? या जब आपको पता था कि हाँ अब तो टीचर आपको कैनिंग देगी, पनिशमेंट देगी, तो आपको कैसा लगता था? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। बोलते स्टेट ऑफ माइंड, इतना सोचने की जरूरत क्यों है, बस हाथ खड़े कर लो और ये हो गई उनकी पनिशमेंट, दिस इज द केन, है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्टेट ऑफ माइंड, अरे इतना क्या सोचना, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, सिर्फ हाथ खड़े कर लो, एंड दे वुड कैन यू, और ये हो गई उनकी पनिशमेंट, उनके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल गई। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन I would have to forget about it because I would want to go to play. अब यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ लेकिन ज्यादा हाथ खड़े करने के लिए ना फिर हाथों में दर्द हो जाता था, तो मुझे तब थोड़ा सा बुरा लगता था क्योंकि मुझे थोड़ा दर्द होता था, हर्ट बैडली, ठीक है? तो मुझे दर्द तो होता था, लेकिन उसके बाद मैं सब भूल जाता था क्योंकि मुझको याद आ जाता, अरे हाँ हाँ अब तो मेरे को खेलने जाना है, ठीक है? तो ऐसा उन्हें लगता था। बेलाराज, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, कि जैसे कुछ बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, या आपको डर वर नहीं लग रहा था कि यार अब मेरा फ्यूचर कैसा होगा? ठीक है, तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं? आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मैं सोचूंगा ही क्यों ऐसा जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में। मेरा इंटरेस्ट प्लेइंग में था और मेरे को उसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मेरे को सबसे ज्यादा मजा तो तब आता था ना जब मैं लोगों के साथ फनी प्रैंक्स करता था, ठीक है? आजकल आपने प्रैंक्स तो देखे ही होंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक होते हैं, यूट्यूब पे हम सब देखते रहते हैं। तो ऐसे ही जो ये है हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ये एक तरह के शैतान बच्चे थे और इन्हें मजा आता था सबके साथ प्रैंक्स करने में, मजाक करने में, ठीक है, मजे लेने में। ओके, One day I did not want to study, so I created a distraction. कहते हैं एक दिन ना मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने ना सबके लिए डिस्ट्रैक्शन कर दी कि चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। For one whole hour we played चोर पुलिस। उस टाइम पे जब इनका मन नहीं था तो इन्होंने सबके मन में डाल दिया, अरे छोड़ो यार, पढ़ो वढ़ो मत, चलो गेम खेल रहे हैं। कौन सी गेम? चोर पुलिस, तू चोर मैं पुलिस, मैं चोर तू पुलिस, इस तरह, ठीक है? तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओके, every Saturday we were allowed to go into the town to see a movie. वो बोलते हैं कि हर सैटरडे ना हमें मूवी देखने के लिए जाने दिया जाता था। So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students. अब ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हर सैटरडे ना हमें मूवी देखने के लिए जाने दिया जाता था स्कूल वालों की तरफ से। तो ये क्या करते थे? ये उस दिन ना कोई लंच लेके जाएंगे ना कुछ, और पैसे भी नहीं लेके जाएंगे।
तो ये क्या करेंगे, ये उन सारे 40-50 बच्चे जो स्टूडेंट्स है क्लास के, उनसे पैसे लेते थे। मतलब ही क्या हो गया, एक तरह से गैंग लीडर हो गया ना, है ना। तो ये क्या करते थे, हर बच्चे से पैसे लेते थे, 40-50 बच्चों से, और फिर क्या करते थे, आराम से मूवी की टिकट भी लेते थे और लंच भी करते थे और आराम से पेट भर के खाना खाते थे। ठीक है। So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. ठीक है, तो सबसे कलेक्ट करते थे पैसे और फिर टिकट्स देखने, मतलब टिकट्स खरीदने चले जाते थे। On my way back, I would eat to my heart's content. और जब हम वापस आ रहे होते थे घर पे, तो मैं जितना मेरा मन करता था उतना मैं खाना खाता था। माई हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन। तो जब तक मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती तब तक मैं खाना खाता था, पेट भर के मस्त मजे करके खाना खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ द गैंग। मैं जो था वो गैंग का लीडर था। मैंने अभी आपको बताया, अगर ये 40-50 बच्चों से पैसे ले रहे हैं, है ना, तो क्या हुआ, गैंग लीडर ही तो हुए। ठीक है। We would have gang fights and plan strategies. तो हम क्या करते थे, हम गैंग फाइट्स करते थे कि ये टीम ए है, ये बी है, चलो लड़ते हैं, या फिर कुछ स्ट्रैटेजी करते थे। स्ट्रैटेजी मतलब कुछ भी ऐसी मजाक करने के लिए, चलो आज उस बच्चे के साथ ना ये सब मजाक करेंगे। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजीज बनाते थे। These things used to interest me more than any academics. और इन चीजों में उन्हें ज्यादा मजा आता था rather than academics, मतलब पढ़ने से। ठीक है, तो पढ़ने के अलावा इन्हें इन सब चीजों में ज्यादा मजा आता था। आगे, students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. अब ये क्या कहते हैं, बोलते हैं कि मेरी जो बुक्स होती थी ना बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी, क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं था। और जब मैं पढ़ता ही नहीं था तो जो बाकी बच्चे होते थे ना वो मेरी बुक कर लेते थे बुक। फॉर एग्जाम्पल, बोलते थे अरे यार दे देना, 2 दिन के लिए अपनी बुक उधार दे दे, 3 दिन के लिए अपनी बुक उधार दे दे। क्यों? क्योंकि उनकी बुक तो खाली है, तो ऐसा लगेगा बिल्कुल नई नई बुक से वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे उनकी बुक को उधार ले लेते थे उनसे। Because they were almost brand new, I probably opened them one day before exam. ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक दिन पहले, एग्जाम के पहले ओपन करता था। उससे पहले पूरे साल मेरी जो बुक थी वो बिल्कुल नई होती थी। ठीक है, नई होती थी। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन चेक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, तभी पता चलेगा। What did Hafiz contractor have nightmares about? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज के सपने आते थे? यही सपने आते थे कि वो मैथ्स के एग्जाम में हैं और उन्हें कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम व्हिच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली? तो प्रिंसिपल ने ऐसा क्या कहा जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए? तो प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि आपके फादर नहीं है, मम्मी ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा है और तब जाके आपकी फीस पे करी है, और अभी तक तो हमने आपका ध्यान रख लिया, लेकिन अब से आगे आपको खुद अपना जो है रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट, दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट onto the field. What was he busy doing that year? तो जिस साल वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे, उस साल जो है What was he busy doing that? ठीक है, तो उस साल वो क्या कर रहे थे? वो पढ़ रहे थे, वो खाना खा रहे थे, वो सो रहे थे और वो प्रेयर्स के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अब तैयारी कर रहे थे अपनी SSC एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन 4, What distraction did Hafiz contractor create one day? तो क्या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की कि बच्चों के साथ वो क्या करने लग गए, 1 घंटे के लिए चोर पुलिस खेलने लग गए। ओके, व्हाट वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन had you been with him? वो बोलते हैं कि क्या आप उनकी डिस्ट्रैक्शन में जो है वो शामिल होते? डिस्ट्रैक्शन क्या थी? चोर पुलिस खेलना। तो क्या आप उनके साथ चोर पुलिस खेलने जाते अगर वो आपके क्लास फेलो होते? तो ये तो आप मुझे खुद ही बताओगे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो आपके आंसर्स देखूंगी मैं कि आप जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट, पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले 1 सिप ऑफ वाटर। चलिए, पार्ट सेकंड। He stumbled on the architecture because he knew little French and less German. यहाँ पर बात करें पॉइंट से, ठीक है, अभी स्टोरी नहीं है। तो स्टोरी तो नहीं आई, तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने ना अपनी लाइफ में आर्किटेक्चर को चुना क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी, लेकिन जर्मन ना बिल्कुल जरा सी आती थी। ठीक है, इतनी सी फ्रेंच आती थी और इतनी सी जर्मन आती थी।
अब बताओ बंदा क्या करेगा, देखते हैं। He was offbeat even in the pranks that he played on others. मतलब वो ऐसे प्रैंक्स करते थे लोगों पर जो बिल्कुल ऑफ बीट होते थे। ऑफ बीट मतलब अनोखे, अनयूजुअल। When he found his calling, there was no looking back. लेकिन जब उन्हें अपनी कॉलिंग मिल गई, मतलब जब उन्हें अपना रास्ता मिल गया, अपनी डायरेक्शन मिल गई, तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देयर वॉज नो लुकिंग बैक। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी कि अगर इंसान को अपनी डायरेक्शन मिल जाए तो और वो बिना डिस्ट्रैक्शन के उस डायरेक्शन पे चले तो फिर वो आगे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान बन सकता है, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, अपनी फैमिली को प्राउड कर सकता है। ठीक है। बेलाराज, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? बेलाराज पूछती है, अब आपका स्कूल लाइफ तो हमने देख ली, लेकिन आप आर्किटेक्चर में कैसे आए? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, in the college for architecture nobody had got below 80 to 85% was allowed to enter. हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं जब मैं कॉलेज में गया आर्किटेक्चर के तो वहां पर 80-85% से कम तो कोई बच्चा ले ही नहीं रहे थे। तो मिनिमम उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 80 to 85 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए, लेकिन हफीज कॉन्ट्रैक्टर के कितने थे? 50% मार्क्स। फिर क्या हुआ? आई हैड ओनली 50%, उनके पास सिर्फ 50% मार्क्स थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि अंदर से ना मेरा मन था कि मैं ना आर्मी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। मेरा एडमिशन लेटर भी आ गया, लेकिन मेरी आंटी जो थी उन्होंने वो एडमिशन लेटर टोर कर दिया, फाड़ दिया। मतलब अब वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। अब वो कहते हैं कि चलो आर्मी तो हुई नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब ना मैं पुलिस फोर्स जो है वो ज्वाइन कर लेता हूँ। अब क्या हुआ? माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। लेकिन मेरी मम्मी कहती है पुलिस फोर्स अभी मत ज्वाइन करो, अपनी ना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। क्योंकि जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनके घर वाले क्या सोचते हैं? उनके घर वाले सोचते हैं पहले इनकी सारी स्टडीज हो जाए, क्योंकि एक बार जब ये ग्रेजुएशन कर लेगा या अपना जो भी पर्टिकुलर डिप्लोमा डिग्री है वो ले लेगा तो ये जो है बंदा सेटल हो जाएगा, इसको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। तो उनकी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ 12th पास होकर पुलिस में चले जाएं और आगे कोई पढ़ाई लिखाई ना करें। तो उनकी मम्मी चाहती थी कि हाँ ठीक है तुझे जो करना है बेटा वो कर लिए, लेकिन उससे पहले ना अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर। ये ऑलमोस्ट सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में अभी भी होता है। आगे, सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो ये जो है जय हिंद कॉलेज में गए, जो कहाँ पे था? बॉम्बे में। क्या करने के लिए? ग्रेजुएशन करने के लिए। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। लेकिन वहां पे सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस के ऑप्शन थे, या तो फ्रेंच लो या जर्मन लो। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब क्या लेंगे देखते हैं। Then I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. वो कहते हैं मैंने 7 years के लिए, ठीक है, 7 years के लिए, 7 सालों के लिए मैंने फ्रेंच तो पढ़ी थी, लेकिन मुझे ना फ्रेंच के 7 अक्षर भी नहीं आते। समझ रहे हो आप? मतलब चीटिंग कर करके जो बंदा पास हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, तो क्या करता है, बस आ रहा है कि हाँ इसने 7 साल फ्रेंच पढ़ी है, लेकिन उसे असली में 7 अक्षर भी नहीं आते फ्रेंच के। सो आई टुक जर्मन। तो इन्होंने क्या कर लिया? जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जर्मन टीचर जो होती है उनकी कॉलेज की, ठीक है, जय हिंद कॉलेज की, वो डाई कर जाती है, मतलब वो मर जाती है। ठीक है। शी वॉज नो मोर। The college told me that I could change the college or take French. अब कॉलेज वालों ने बोला कि देखो हम जर्मन टीचर को दोबारा ला नहीं सकते, तो या तो आप कॉलेज को बदल दो या फिर आपको फ्रेंच ही पढ़नी पड़ेगी। अभी तक क्या हुआ था? जब वो कॉलेज में गए तो कॉलेज में 2 ऑप्शन थे, या तो फ्रेंच ले लो या जर्मन ले लो। जब उन्होंने जब उनको फ्रेंच लेने का ऑप्शन मिला तो उन्हें ये याद था कि भाई मैंने 7 साल फ्रेंच तो पढ़ी है, लेकिन मुझे 7 वर्ड्स भी नहीं आते, तो उन्होंने जर्मन ले ली। जब उन्होंने जर्मन ले ली तो थोड़े टाइम बाद उनकी टीचर जो थी वो उनकी डेथ हो गई। तो अब जो कॉलेज है वो उन्हें बोलता है बेटा यहाँ तो तुम कॉलेज छोड़ दो या फिर आप फ्रेंच ले लो, क्योंकि अब हम जर्मन टीचर नहीं ला सकते। आगे, सो आई टुक जर्मन। तो उन्होंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच।
नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब उन्हें ये था कि यार मेरे को अब अगर मैं जर्मन लेने की भी सोचता हूँ और दूसरा कॉलेज चेंज करता हूँ तो मुझे एडमिशन कौन देगा, क्योंकि मेरे तो आए ही 50% है ना। तो अब क्या होता है, आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। वो बोलते हैं मुझे जय हिंद कॉलेज में भी जो एडमिशन मिला ना बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करके मिला है। जैसे क्या होता है, अप्रोच लगा के, है ना, अप्रोच लगा के मिला है, मिन्नते विन्नते करके, और किसी बड़े इंसान से जो होता है कनेक्शन होता है, फिर वो आगे बात करता है हाँ हाँ बच्चे का एडमिशन कर लो। तो अप्रोच लगाकर इन्फ्लुएंस करके क्या मिला था, जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिला था। और अब जो है, अब दोबारा से अगर कॉलेज चेंज करेंगे तो अब उन्हें कॉलेज कैसे मिलेगा। अच्छा, अप्रोच क्यों लगानी पड़ी, अप्रोच इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि आर्किटेक्ट मतलब जो जहां पे वो ग्रेजुएशन करने जा रहे थे जय हिंद कॉलेज में, वहां पर जो एंट्रेंस था बच्चों का वो कैसे हो रहा था, मिनिमम 80 to 85% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है उनके सिर्फ 50% मार्क्स थे। तो उनकी अप्रोच लगाई गई, इन्फ्लुएंस किया गया, तब जाके जय हिंद कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। आगे okay, so I thought okay I will take French and I started learning French again। अब क्या होता है, अब जब उनके पास कोई तरीका नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि दोबारा नए कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं, कोई और इन्फ्लुएंस कर नहीं पाएगा, अप्रोच लगा नहीं पाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी में पढ़ लो और उसी में फ्रेंड्स को पढ़ लो। अब जब यही ऑप्शन रहा तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा चलो ठीक है, अब मैं फ्रेंच जो है वो ले लेता हूँ और अब मैं दोबारा से नए से स्टार्टिंग से फ्रेंच पढ़ूंगा, ठीक है, और फ्रेंच को सीखूंगा। ओके, आई लर्न इट फ्रॉम माई कजन। और उन्होंने ये जो फ्रेंच है ये सीखना स्टार्ट किया अपनी कजन सिस्टर से, ठीक है। तो कजन सिस्टर से उन्होंने अपना फ्रेंच की क्लासेस लेना स्टार्ट करी। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। वो जो थी कजन सिस्टर, उनका जो पति था वो एक आर्किटेक्ट था, ठीक है। तो आर्किटेक्ट की वाइफ थी कौन, कौन, कजन किसकी, हफीज कॉन्ट्रैक्टर की। ओके, आगे आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। अब ये क्या होता था, क्योंकि जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर की कजन है उनके हस्बैंड जो वो आर्किटेक्ट हैं, तो वो आर्किटेक्ट ऑफिस में बैठती थी उनकी कजन हफीज कॉन्ट्रैक्टर की, और हफीज कॉन्ट्रैक्टर अपनी कजन के पास जाते थे आर्किटेक्ट ऑफिस में उनसे फ्रेंच सीखने के लिए। आगे, वॉज इट देन यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। बेलाराज पूछती अच्छा, क्या आपको तब पता चला कि आपने आर्किटेक्चर ज्वाइन करना है, आपने आर्किटेक्ट बनना है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस। वो बोलते हैं ये वैसे ऐसा कुछ ऐसा मतलब वो नहीं था प्लान्ड कि अब मैं आर्किटेक्चर ऑफिस में जा रहा हूँ तो अब मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, ये सब कुछ बाय चांस हो गया, ठीक है। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। कहते हैं जब मैं आर्किटेक्ट ऑफिस में था, जब मैं अपने बहन के पास जो है फ्रेंच क्लासेस लेने जा रहा था, तो मैंने देखा कि कोई जो है वो ड्राइंग बना रहा है विंडो की, ठीक है, विंडो डिटेल्स बना रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग was wrong, that the window he had drawn would not open। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं एक इंसान जो ड्राइंग बना रहा था विंडो की डिटेल की, हफीज कॉन्ट्रैक्टर उसे बोलते हैं कि बेटा जो तुम ड्राइंग बना रहे हो ना विंडो की, ये विंडो खुलेगी नहीं अगर असली में बन गई, ठीक है। इस तरह हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने बोला। देन, ठीक है, he then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong। अब क्या होता है, वो जो बंदा होता है जिससे हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा होता है, तो वो इससे शर्त लगा लेता है कि हाँ भाई हफीज कॉन्ट्रैक्टर और जो बंदा ड्राइंग कर रहा है उन दोनों में लग गई है शर्त कि ये जो ड्राइंग है वो सही है या गलत। लेकिन इंडीड बाद में उसे पता चलता है कि जो ड्राइंग वो इंसान बना रहा था ना विंडो की, वो गलत थी, ठीक है। तो अब शर्त कौन जीत गया, हफीज कॉन्ट्रैक्टर जीत गया। ओके, माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। और वहीं पर मेरी कजन जो थे उनके हस्बैंड बैठे हुए थे जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्किटेक्ट है, तो वो बैठे हुए थे और वो सोच रहे अरे तुमने कैसे बता दिया, ये तो ड्राइंग कर रहा था, तुम्हें कैसे पता चल गया कि जो इसने विंडो बनाई है वो खुलेगी ही नहीं। तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए। कौन सरप्राइज हुए, कजन के हस्बैंड, ठीक है, जो क्या थे, आर्किटेक्ट थे। He asked me to draw a few specific things which I immediately did। अब क्या हुआ, जो कजन के हस्बैंड है, ठीक है, वो बोलते हैं कि हफीज ऐसा करो तुम ना मुझे कुछ ड्राइंग्स बना के दिखाओ।
तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, फटाफट सारी ड्राइंग्स बना देता है, ठीक है, इमीडिएटली उसी टाइम पे बना के दे देता है। ही आस्क्ड मी टू डिजाइन अ हाउस एंड आई डिजाइन द हाउस। उन्होंने बोला अच्छा हफीज ऐसा करो, अपने एक घर बना के दिखाओ। तो वो हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक अच्छा सा घर बना के दे देते हैं। अब घर वो वाला घर नहीं जैसे हम बचपन में क्या करते थे, वो जो होते हैं ना लैंडस्केप वाली वीडियो फोटो बनाते थे, है ना, जिसमें पहाड़ बना देते थे, झोपड़ी बना देते थे, वैसे वाला घर नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना घर का, ठीक है। तो क्या हुआ, उनको आर्किटेक्ट जो था उन्होंने हफीज को बोला कि बेटा अब क्या करो, तुम मेरे को दिखाओ ड्राइंग बनाकर, किस चीज की, एक घर की, ठीक है, एक हाउस की। तो फिर हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने फटाफट वो हाउस की ड्राइंग बनाकर दिखा दी। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने बोला कि हफीज ऐसा करो, तुम ना हर चीज छोड़ो और तुम ना एक आर्किटेक्ट बनो, ठीक है। तो किसने बोला, हफीज के जो कजन सिस्टर थी उनका जो हस्बैंड था, उन्होंने हफीज को बोला कि तुम सारी चीजें छोड़ो, सब कुछ खत्म करो और ना तुम एक आर्किटेक्ट बनो, ठीक है। आगे वी मेंट टू द, एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। द प्रिंसिपल वार्नड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ यू डू नॉट डू वेल इन इट, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल के पास गए, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए, क्यों, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोल दिया था, क्या बोला था कि या तो आप कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर लो, या फिर आप क्या करो, फ्रेंड्स ले लो, या फिर कॉलेज छोड़ दो। अब क्या हुआ, द प्रिंसिपल वार्नड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ यू डू नॉट डू वेल, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज में एडमिशन तो दे दूंगा और आगे बढ़ने के लिए, फ्रेंच में क्या करने के लिए, आगे ग्रेजुएशन करने के लिए मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा ना एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, और वो एंट्रेंस एग्जाम अगर तुमने क्लियर कर लिया तो तुम्हें जो है एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, I got A plus in the entrance exam and from that day it was a cakewalk. उसके बाद जब उन्होंने वो एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उनके A प्लस आ गए, ठीक है। और जब A प्लस आ गए तो उसके बाद उनके लिए जो बाकी सारा काम था पूरा, ठीक है, ग्रेजुएशन करना, ये सब करना, ये सब बहुत इजी हो गया, और ऐसा था जैसे केक वॉक हो, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो इन्होंने बोला वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था आर्किटेक्ट करने का, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मुझे ना हर चीज पता थी कि कोई चीज टॉप से कैसी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये एक पेन है, इसको मैं ऐसे करके काट दूं और फिर ऐसे करके देखूं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका मेरे को एक टॉप व्यू नजर आएगा। ऐसे ही जब हम बिल्डिंग को देखते हैं, उसको काट के ऐसे करके ऊपर से देखो कि हाँ ये अब ऐसे कैसे लगेगी, तो उन्हें पता था कि कोई भी चीज जब हम उसका सेक्शन कर देंगे, जब हम उसे काट देंगे तो वो ऊपर से कैसी नजर आएगी। अब ये बात कर रहे थे किस कॉलेज की, ये कॉलेज की बात कर रहे थे, आर्किटेक्ट्स कॉलेज की, ठीक है। तो ये वो वाला कॉलेज की बात नहीं कर रहे, ये कॉलेज की बात कर रहे हैं जो आर्किटेक्ट वाला कॉलेज होता है, आर्किटेक्चर के लिए कॉलेज होता है, उसकी बात कर रहे थे, जहां पर इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और इनके A प्लस मार्क्स आए, ठीक है, इनके A प्लस मार्क्स आए और उसके बाद सब कुछ इनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वाज, but I knew if you cut a plan what it would look like. वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता था कि सेक्शन वेक्शन होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे करके आप कुछ काट दोगे तो उसे हम सेक्शन बोल देते हैं, ऐसे इन्हें भी नहीं पता था कि सेक्शन वगैरह होता क्या है। लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे ये पता था कि हाँ किसी भी चीज का टॉप व्यू कैसा लगेगा, किसी भी चीज का टॉप व्यू कैसा लगेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। ये कहते हैं कि मैं ना अब से क्या हो गया, फर्स्ट आने लग गया, क्यों, क्योंकि अब आर्किटेक्चर में उन्हें मजा आ रहा था, और जब इंसान को मजा आ रहा है ना तो मजे मजे में सब कुछ कर देता है ना। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा और मार्क्स भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आपके मार्क्स भी आएंगे, है ना। तो इसी तरह ये बोलते हैं कि उसके बाद से ना मैं फर्स्ट आने लग गया क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा आ रहा था।
I believe that all his understanding came from what I used to play and do during the school. वो बोलते हैं कि ये जो मेरे को आर्किटेक्चर वगैरह की अंडरस्टैंडिंग आई है ना, ये आई है उन चीजों से जो मैंने स्कूल टाइम पे करी है, क्योंकि स्कूल टाइम पे सिर्फ मैं अकेडमिक्स में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं बाकी चीजों पे भी ध्यान दे रहा था, जिन चीजों पे ऑलमोस्ट बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहरम दिवेचा। वो कहते हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर कि मेरा ना एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, और उसका नाम था बहरम दिवेचा। ठीक है, बहरम दिवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशंस बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। वो बोलते हैं कि हमारे बीच में ना कंपटीशन होता था कि अच्छा कौन जो है वो अच्छा सा फोर्ट बनाएगा। फोर्ट क्या होता है? किला, है ना। कौन अच्छी सी गन बनाएगा, कौन अच्छा से एम्यूनिशन बनाएगा। एम्यूनिशन गोली, ठीक है, जो बंदूक के अंदर गोली होते हैं ना, वो मैं आपके लिए फोटो भी लेकर आई हूँ। ईच ऑफ अस वो डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम जो थे तीनों, मतलब दोनों, कौन? हफीज कॉन्ट्रैक्टर और बहरम दिवेचा, ये दोनों जो थे कंपटीशन करते थे कि कौन अच्छा सा किला बनाएगा, कौन अच्छी सी गन बनाएगा, कौन अच्छा सा एम्यूनिशन बनाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में कंपटीशंस होते थे। मतलब पढ़ाई के अलावा ये स्कूल टाइम पे ये सब ड्राइंग्स बनाते थे। ओके, नेक्स्ट। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches. ठीक है, अब क्या हुआ? स्कूल में जब ये क्या थे, सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, दूसरी तीसरी क्लास में थे, तो इनकी एक जो टीचर थी उनका नाम था मिसेस गुप्ता। उन्होंने क्या करा, मिसेस गुप्ता ने ना हफीज कॉन्ट्रैक्टर के स्केचेस देख लिए, मतलब उनकी ड्राइंग्स देख ली, ठीक है, एंड टोल्ड मी, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। मिसेस गुप्ता बोलती है, वैसे तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में तो तुम बिल्कुल बेकार हो, यूजलेस हो, लेकिन जो तुम्हारे स्केचेस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, बट योर स्केचेस आर गुड। When you grow up, you become an architect. मिसेस गुप्ता पहले ही बोल देती हैं कि जब तुम बड़े होगे ना तो तुम ना आर्किटेक्ट बनना, क्योंकि बाकी चीजों में तो तुम बेकार हो, लेकिन जो तुम्हारे स्केचेस है ना वो बहुत अच्छे हैं, तो बड़े होके आर्किटेक्ट ही बनना। अब आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। कहता है कि मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था कि वो क्या बोल रही है, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वो बिल्कुल सही बोल रही थी, ठीक है। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब वो आर्किटेक्ट बन गए, हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक प्रॉपर आर्किटेक्ट बन गए, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। तो उसके बाद वो अपनी जो टीचर थी मिसेस गुप्ता उनके पास गए और उन्हें बताया कि हाँ मैम, मैं ना आर्किटेक्ट बन गया हूँ, आपने जो बोला था ना बिल्कुल सही बोला था। नेक्स्ट, बेलाराज। Why do you think you did not like studies? बेलाराज बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें स्टडीज क्यों नहीं पसंद थी? फिर क्या होता है? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? बेलाराज बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्टडीज में क्यों नहीं अच्छे थे? क्या तुम्हें ये लगता था कि तुम ये झेल नहीं सकते पढ़ाई लिखाई को, या तुम्हें लगता था ये जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, ये तुम्हारे मतलब बस का नहीं है, तो छोड़ दो इसको, क्या पढ़ना। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं मैं तो सबसे बुरा लैंग्वेजेस में था। ये चीज अभी हमने देखी ना, फ्रेंच उन्होंने 7 साल पढ़ी और 7 वर्ड्स भी नहीं आते, है ना। जर्मन उन्होंने मुश्किल से सोच समझ के ली, लेकिन फिर बाद में जर्मन टीचर जो थी वो डेड हो गई। तो ये बोलते हैं कि वो जो थे वो लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा बैड थे। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे अगर कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, जो मुझे थोड़ा मजा आता था या ठीक ठाक थे मेरे लिए, वो थे साइंस और ज्योग्राफी, लेकिन जो मेरी मैथ्स थी ना वो बहुत ही बुरी थी, वॉज वेरी बैड। ठीक है, आगे। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। वो कहते हैं कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, मैं तो बस पढ़ रहा था क्योंकि पढ़ना था, क्योंकि डिग्री लेनी थी, इसलिए मैं पढ़ रहा था, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। What they taught me today, I would forget after 2 days. वो मुझे आज जो पढ़ाएंगे मैं 2 दिन बाद भूल जाऊंगा। I would not bother because there was no application of mind there to begin with. तो वो बोलते हैं मेरे को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि वहां पे कोई एप्लीकेशन ही नहीं होती थी मेरे माइंड की, मतलब मेरे माइंड का यूज ही नहीं होता था पढ़ने में, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको फर्क किन चीजों से पड़ता था? जहां पर उनके माइंड का एप्लीकेशन होता था, माइंड का यूज होता था, पॉट्स बनाने में, ठीक है, गन्स बनाने में, गेम्स खेलने में, प्रैंक्स करने में, है ना, ये सब करने में उनका जो था दिमाग लगता था, चोर पुलिस खेलने में।
तो उन्हें वहां मजा आता था, और एकेडमिक्स में उन्हें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा था, तो उन्हें मजा ही नहीं आता था। पहला राज, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे हैड टॉट इन द स्कूल was boring, and did you feel that once you understand the concept of what was being taught, you lost the interest in the rest of the lesson? तो बेलाराज बोलती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाते थे वो बोरिंग होता था, या तुम्हें ये लगता है कि जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया उसके बाद तुम्हारा मन ही नहीं करता था, अच्छा चलो अब तो समझ आ गया, अब क्या पढ़ना। ठीक है, आपको कुछ कंसेप्ट समझ आ जाए तो आप पूरा चैप्टर छोड़ दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बेलाराज ने पूछा, क्या पूछा बताइए? पूछा कि क्या आपको स्टडीज जो थे स्कूल में पढ़ाते थे वो बोरिंग लगता था, या अगर आपको कुछ समझ आता था तो उसके बाद आप छोड़ देते थे कि भाई अब तो मेरे को समझ आ गया। चलो, हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट। कहते हैं जब वो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं ना तो मुश्किल होता है। बोर्डिंग स्कूल जहाँ पे आप घर पे नहीं रह रहे है ना, तो क्या होता है, हॉस्टल्स में रह रहे हो। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, वो सिर्फ आज के बारे में सोचते थे, आज ये खा लो, आज ये पी लो, आज ये कर लो, ये सब कर लो, आज पढ़ लो। उनका कल का या फिर बाद का, फ्यूचर का कोई विजन नहीं होता था। नाउअडेज देयर आर सो मेनी टेस्ट। अब क्या होता है, अब यहाँ पर तो क्या होता है, टेस्ट हो जाते हैं, जैसे किसी ने नीट की प्रिपरेशन करनी है या किसी और चीज की, तो क्या होता है अभी से 9th-10th में या 11th-12th में बच्चे चले जाते हैं कोचिंग्स में और टेस्ट देने लग जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसे टेस्ट नहीं हुआ करते थे जब हफीज कॉन्ट्रैक्टर पढ़ते थे। ठीक है, वहां पे सिर्फ वो डे टू डे जी रहे थे, उनका कोई विजन नहीं था कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। Okay. Back then, whenever I had tests, we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. अब ये बोलते हैं कि जब उस टाइम पे हम पढ़ते थे ना, तो मैं क्या करता था, सिर्फ कॉपी करता था, कॉपी पेस्ट करता था, और टीचर को लगता था कि हाँ भाई मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, तो हम सब ऐसे ही कर लेते थे, उसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, कॉपी वॉपी करके दे देते थे। बेलाराज, देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? बेलाराज बोलती है कि ये ना एक कहावत है। क्या कहावत है? कि गिफ्टेडनेस जो है और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये दोनों साथ में आते हैं। मतलब कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा तो उसको एक बहुत अच्छा सा टैलेंट मिला हुआ होगा। क्या आपको भी यही लगता है? ऐसा किसने बोला? बेलाराज ने। क्या बोला? कि जो टैलेंट है और जो पढ़ाई में ना ध्यान लगना, ये दोनों एक साथ आते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है हफीज कॉन्ट्रैक्टर? तो देखते हैं अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं। Well, take some students from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आप देखो, जो मेरी क्लास के बच्चे थे ना, जो फर्स्ट सेकंड आते थे, आज वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, बेलाराज, I have come across in this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. अब बेलाराज बोलते हैं हाँ बात तो सही है, मैंने भी ये सुना है, मैंने भी ये देखा है कि जो मेरे या फिर बाकियों के जानने वाले लोग थे, जो टॉपर्स होते थे, फर्स्ट सेकंड आते थे, वो आज बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं? कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं स्कूल का मेरा ना एक बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और वो फायदा ये हुआ कि स्कूल जाके ना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट बन गया, मतलब बहुत ही ज्यादा समझदार बन गया, और मैंने ना चीजों को जो है वो एकेडमिकली ना देखकर उनको रियल लाइफ में देखा है कि रियल लाइफ में चीजें कैसी होती हैं। ठीक है, आई हैव लर्न्ड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं जितना एकेडमिक्स ने मुझे पढ़ाया होता ना, उससे ज्यादा तो मैंने खुद पढ़ लिया है। ठीक है, उससे ज्यादा तो मैंने खुद पढ़ लिया है बाय डूइंग अदर थिंग्स। ठीक है, अलग अलग चीजें करके मैंने ज्यादा सीख लिया है। बेलाराज, दैट इज बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर। बेलाराज बोलती है हाँ आपने कर तो लिया, लेकिन इसलिए कर पाए क्योंकि आपके पास वो पर्सनालिटी भी थी और वो स्किल्स भी थी। अगर वो पर्सनालिटी और स्किल ही नहीं होती आपके पास तो आप कैसे कर लेते, है ना? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर आपने ये ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि आपके पास एक पर्सनालिटी थी, एक स्किल थी, है ना? You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. बेलाराज बोलती है कि आपने ना किसी को इतना सीरियसली लिया नहीं, आपने वो किया जो आपका मन करता था, और आपने सबको ना शांत कर दिया वो काम करके जो कोई और नहीं कर सका। ठीक है, समझ आया आपको बात?
एंड डिफाइड एवरी रूल, आपने सारे रूल तोड़ के, सारे रूल्स बंधनों को छोड़कर आपने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था, ठीक है, या जो कोई और करता आप करते और कोई उसे रोक पाता, ठीक है। तो आप जो भी करोगे वो आप अपनी मर्जी से करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने सारे रूल्स वूल्स तोड़ के आपको जो लाइफ में अचीव करना था आपने कर लिया। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, I was more interested in other things. If, for example, while in class it started raining outside, अब क्या होता है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मैं ना बहुत ज्यादा अलग चीजों में इंटरेस्टेड था। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में बैठे हैं और बाहर जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई, रेन होने लग गई है, ठीक है। आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। तो जब बारिश आ रही होती थी तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को लगता था कि यार ये जो बारिश आ रही है अगर ये ज्यादा फ्लो हो गई, ठीक है, पहले तो उससे पहले देखते हैं कि हाँ पानी फ्लो कर रहा है, फिर वो सोचते हैं अगर ज्यादा फ्लो हो गई तो हमें डैम बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो देखते थे कि यार, सोचते थे कि यार डैम कैसे बनेगा, टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, ताकि पानी जो है वो ज्यादा ना बहे और डिस्ट्रक्शन ना हो। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और फिर मैं सोचता था कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो डैम के अंदर कितना होगा, क्या पानी ज्यादा तेज होगा या पानी जो है वो नॉर्मली जो है वो फ्लो कर रहा होगा। ओके, एंड हाउ मच ऑफ द वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और मुझे ये भी सोचना पड़ता था, मतलब मैं सोचता था कि अच्छा अगर मैंने डैम बना दिया, उसमें पानी भी चढ़ रहा है, लेकिन कितना पानी जो है वो उसके अंदर आ पाएगा। तो ऐसी थिंकिंग थी किसकी, हफीज कॉन्ट्रैक्टर की। क्या हुआ, वो एकेडमिक्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो किस चीज में इंटरेस्टेड थे, अपना दिमाग लगाने में। तो उन्हें इस टाइम पे पता नहीं था बचपन में छोटे होके कि जो ये सोच रहे हैं आर्किटेक्चर की साइड जा रहा है, वो क्या करते थे, वो बस बैठे बैठे सोचते रहते थे कि बारिश आ गई, पानी जा रहा है, पानी भर गया, अब क्या होगा, डैम बने, डैम बनेगा तो पानी कितना होगा, उसके अंदर फ्लो कितना होगा, कितना पानी उसमें रह सकता है, ये सब चीजें उनके दिमाग में चलती थी। ओके, नेक्स्ट, when students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. अब ये बोलते कहते हैं कि जब स्कूल में बच्चों का जो बटन है वो टूट जाता है खेलते खेलते ही, ऐसे मार पिटाई करते हुए, तो बच्चे जो थे वो इनके पास आते थे और इनको बोलते थे कि भाई मेरे लिए ना चौक से एक बटन बना दे। तो ये क्या करते थे, चौक से बटन भी बनाते थे। मतलब वो क्या होता था, बच्चे आए, हो यार मेरा ना बटन टूट गया, मैं क्या करूं, तो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर बोलते थे अच्छा इधर आ इधर आ इधर आ, चौक लेकर आ। चौक को वो काटते थे ब्लेड से और उसका एक पर्टिकुलर सा बटन बना देते थे, और जो बच्चा होता था वो बच जाता था, ठीक है, यूजिंग अ ब्लेड। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। वो बोलते हैं कि हमारे स्कूल में ना डिसिप्लिन बहुत था, कि जो ड्रेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, शूज जो है वो क्लीन होने चाहिए, है ना, इस तरह से। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का बटन जो है वो गुम जाए तो वो तो बड़ी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई कोई स्टूडेंट इतनी जरूरत नहीं करता था कि उसका जो बटन है वो मिसिंग हो। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। वो बोलते हैं डिनर के बाद तक जो है स्टूडेंट को अपने जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो सब कुछ क्लियर और क्लीन रखनी होती थी, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो एट द एंड ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा मदद करी है, चौक से ब्लेड बना, मतलब चौक और ब्लेड से बटन बनाकर, ठीक है। आगे, बेलाराज, कमिंग टू द प्रेजेंट, how do you decide as to what kind of structure you want to give to a client? अब बेलाराज बोलती है चलो ठीक है, सारी पुरानी बातें छोड़ते हैं और ये बताइए कि आप जो हैं अब ये कैसे सोचते हैं कि आप जो कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किसी क्लाइंट को कैसा देंगे, है ना। हर क्लाइंट की पसंद अलग अलग होती है, मेरी पसंद अलग होगी, आपकी पसंद अलग होगी, किसी और की पसंद अलग होगी, हर किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है ना, उसे कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, कैसा रूम चाहिए, कैसे दरवाजे चाहिए, कैसी अलमीरा चाहिए, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसी तरह से हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, ठीक है, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों को देखता हूँ, ठीक है, और क्या देखते हैं, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, किस तरह से वो बात कर रहा है, किस तरह से वो प्रोनाउंसिएशन कर रहा है वो देखता हूँ, द वे ही ईट्स, किस तरह से वो खाना खा रहे हैं वो देखता हूँ, एंड आई वुड नो
what his taste would be like. अब वो बोलते हैं मैं इतनी सारी चीजें नोटिस करता हूँ और तब मुझे पता चल जाता है कि कैसा उस इंसान का टेस्ट है, क्या चीज उसे अच्छी लगेगी। क्या क्या देखा उन्होंने? उसका फेस देखा, उसके कपड़े देखे, उसका बोलने का तरीका देखा, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखी, किस तरह से वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ किस तरह से वो खाना खा रहे हैं। जब ये सारी चीजें वो देखते हैं, किसी चीज में, किसी क्लाइंट में नोटिस करते हैं, तब जाके हफीज कॉन्ट्रैक्टर को आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस क्लाइंट का जो है वो टेस्ट इस तरह का है और मैं ऐसी बिल्डिंग या ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्लाइंट को पसंद आएगा। ओके, आई कैन रिलेट टू द पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल। मैं उनके साथ ऐसे बातचीत करता हूँ जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनका सारा कुछ मेरे को पता चल जाता है। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली। मैं बहुत ही जल्दी से, आराम से, फटाफट एकदम से स्केच करके दे देता हूँ। मतलब मैं ये नहीं लेता कि हाँ मैंने आज आपसे बात कर ली और मैं 4 दिन बाद आपको स्ट्रक्चर भेजूंगा। मैंने आपसे बात करी, उसी टाइम में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दे दूंगा। इतनी ज्यादा जल्दी जो है हफीज कॉन्ट्रैक्टर स्पॉन्टेनियसली स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दे देते हैं क्लाइंट को। आगे वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन द पेपर ऑन द स्पॉट। ठीक है, उसी टाइम पे पेपर पे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। और फिर उसके बाद वो पेपर जो है मैं अपने ऑफिस में बाकी लोगों को दे देता हूँ कि हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर बनना है और आगे जो है वो लोग करेंगे काम, है ना। तो स्ट्रक्चर का बनाने का काम किसका था? हफीज कॉन्ट्रैक्टर का। और वो ऑन द स्पॉट स्ट्रक्चर बना के आगे लोगों को दे देते हैं। बेलाराज, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। क्या तुम ये अपनी इंस्टिंक्ट से करते हो? मतलब ऐसी सोच समझ के कर लेते हो, कोई तुम्हें और जरूरत नहीं होती, ये तुम अपने मतलब जैसे इमेजिन करके कर लेते हो। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जैसे वो क्या करते हैं, चौक लेते हैं, चौक को ब्लेड का यूज करके क्या बनाते हैं, इस तरह से चौक के बटन बना के बच्चों की टी शर्ट पे लगा देते थे। ओके, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, कॉल इट इंस्टिंक्ट। कह लो, तुम कह सकते हो कि हाँ, मैं सब ऐसी सोच समझ के कर लेता हूँ। कॉल इट अरिथमेटिक, या तुम इसे ऐसा कह दो कि जो है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक क्या होता है? जहाँ पे फॉर्मूलाज और नंबर का यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है मैंने आपको दिखाया बहुत मुश्किल है, उसमें स्केल लो, कंपस लो, इस साइड से ये होगा वो होगा। तो आप इसको या तो मेरी इंस्टिंक्ट कहो या आप इसको क्या कहो, आर्की मतलब अर्थमेटिक कहो। ठीक है, वट एवर जो आपको कहना है वो कहो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन मेरे लिए ये एक मैथमेटिक्स है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर जिसको चिढ़ थी, जिसको मैथ्स को समझ ही नहीं आती थी, जिसको मैथ्स से डर लगता था, वो कहता है कि अब ना, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो स्केचेस बना रहा हूँ, ये एक मैथमेटिक्स है। ठीक है, किसके लिए? हफीज कॉन्ट्रैक्टर के लिए। पुटिंग डिजाइन, मैं डिजाइन बनाता हूँ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर। वो क्या बोलते हैं, मैं डिजाइन बनाना देखता हूँ, फिर कंस्ट्रक्ट कैसे करना है उस चीज को वो देखता हूँ, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, जो बंदा सामने वाला चीज को बनवा रहा है वो क्या सोच रहा है, सोशियोलॉजी, उस जगह पे कैसी सोशल एनवायरनमेंट होगा तो कैसी चीजें उसकी तरफ देखेंगी या कैसी चीज होनी चाहिए, है ना, कैसी बिल्डिंग दिखनी चाहिए, ये सब कुछ मैं देखता हूँ जोड़कर। एंड मेक अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। और बोलता है इन सब, इतना सब कुछ सोच समझ कर मैं एक स्केच बनाता हूँ और तब ये मेरे लिए मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत चीजों को जोड़कर क्या करते हैं, हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो बोलता है मेरे लिए ना जो मैं काम कर रहा हूँ मैथमेटिक्स है, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों की साइकोलॉजी भी देख रहा हूँ, मैं सोशियोलॉजी भी देख रहा हूँ कि सोशली क्या है वहां का एनवायरनमेंट। ठीक है, और क्या देख रहा हूँ मैं वहां पे डिजाइन भी देख रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन भी देख रहा हूँ। जब मैं सब कुछ देख लेता हूँ तो वो मेरे लिए मैथमेटिक्स ही है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स की एक अलग सी डेफिनेशन दे दी है। Talking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. अब क्या हुआ, जिस सब्जेक्ट से वो हेट करते थे मैथमेटिक्स से, आज वो अपने काम को ये बोल रहे कि मैथमेटिक्स है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, ओके, लास्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक है, उसके बाद हमारा जो है ये चैप्टर एंड हो जाएगा। लेकिन 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 सुनो 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 यार, अरे हिना वर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ शेयर कर दो। चलो, क्वेश्चन 1, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही?
हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी मम्मी ने मना कर दिया और उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा पहले ग्रेजुएशन कर लो। सेकेंड, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। वाई? आर्किटेक्ट ऑफिस में हफीज कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया कि तुम आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि वहां पर एक बंदा जो था, ठीक है, वो ड्राइंग कर रहा था किस चीज की? विंडो डिटेल की। और हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने उस ड्राइंग को देखकर बोला कि ये जो तुम ड्राइंग बना रहे हो ऐसी विंडो तो ओपन ही नहीं होगी। तो जहां जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर की कजन थी, उनके हस्बैंड जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बोला कि तुम जो हो हफीज कॉन्ट्रैक्टर सारी चीजों को छोड़ो और एक आर्किटेक्ट बनो। What was Mrs. Gupta's advice to the हफीज कॉन्ट्रैक्टर? मिसेस गुप्ता ने क्या एडवाइस दी थी हफीज कॉन्ट्रैक्टर को? मिसेस गुप्ता ने बोला था कि बेटा तुम हर चीज में बेकार हो, यू आर बैड इन एवरीथिंग एल्स, लेकिन तुम्हारे जो स्केचेस है वो गुड है, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने? बट योर स्केचेस आर गुड, तो तुम क्या करना, बड़े होके आर्किटेक्चर बनना, ठीक है, बेटर टू बिकम अ आर्किटेक्ट, ठीक है। व्हाट मेड हर एडवाइस सो? व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो? तो क्यों एडवाइस उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनके जो स्केचेस थे, किनके स्केचेस? हफीज कॉन्ट्रैक्टर के जो स्केचेस थे जिसमें वो फोर्ट्स, एम्यूनिशंस, गन्स वगैरह बनाते थे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, है ना। इसीलिए मिसेस गुप्ता ने उन्हें एडवाइस किया था। हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन? जब वो बटन खो जाता था उनके बाकी बच्चों में, ठीक है, बाकी दोस्तों में, तो वो कैसे हेल्प करते थे? तो वो क्या करते थे? वो चौक से और ब्लेड से एक बटन बनाते थे, चौक का बटन, जिसकी वजह से जो उनके फेलो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाते थे? वो बच जाते थे, है ना। विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय? उन्होंने क्या क्या रूल्स तोड़े स्कूल बॉय होके? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? तो क्या डेफिनेशन है उनके हिसाब से मैथमेटिक्स की? डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी देखना, सोशियोलॉजी देखना, सब कुछ इकट्ठे देखना इज मैथमेटिक्स फॉर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स? डू यू लाइक दी सब्जेक्ट? क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत पसंद है, पर मुझे नहीं पता आपको पसंद है या नहीं, तो ये भी क्वेश्चन अब आपको खुद करना पड़ेगा और मुझे आंसर लिख के भेजना, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा आपको मैथमेटिक्स पसंद है या नहीं। और अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं पसंद या पसंद है तो आप मैथमेटिक्स की क्या डेफिनेशन देते हो। ओके, यहाँ ये मैंने दिखाया हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कौन है, और ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स जो है इन्होंने डिजाइन करी हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये होता है आर्किटेक्ट का काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट में आप सभी को बोलना चाहती हूँ, मेरा नाम है हीना वर्मा, आप देख रहे थे हीना वर्मा क्लासेस। इस चैनल पे मैं हर चीज अपलोड करूंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड। बात क्या है, आपको करना पड़ेगा कमेंट, आपको बताना पड़ेगा मैम ये वाला चैप्टर जो है आपको क्या कर दो, अपलोड कर दो, तो मैं भी अपलोड कर दूंगी वो चैप्टर, और उसके बाद से आप आराम से चैप्टर को एंजॉय करके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।